देखो सेकंड सवाल, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। सेकंड वाला सवाल है अपना, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 बराबर c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 बराबर c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। यदि अपन इसको ध्यान से देखें तो इसके हर पद में कॉमन गुणनखंड x माइनस 1 आ रहा है। तो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का नियम है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसको अपन 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण के प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ गुणनखंड x माइनस 1 आ रहा है, तो अपने को x माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो इसमें लिखेंगे अपन, क्योंकि समीकरण के प्रत्येक पद में x माइनस 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए समीकरण का हल x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1। ठीक है। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 बराबर c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। अपन इसको ध्यान से देखें तो इसके हर पद में x माइनस 1 एक कॉमन गुणनखंड आ रहा है। तो यदि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद में कोई कॉमन गुणनखंड आएगा तो उसको 0 के बराबर लिखेंगे और x का मान निकालेंगे। क्योंकि समीकरण के प्रत्येक पद में x माइनस 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए समीकरण का हल x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला सवाल, है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चौबीस 15 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24, 15 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 24 के करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3
बार, फिर 3 से 1 बार, फिर 15 के करेंगे, तीनों बजे 15, 5 एकम 5, फिर 36 के करेंगे, 2 से भाग देंगे 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ये तो सिंपल है, सबको आता ही है भाज्य गुणनखंड करना। 24 के कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 3, तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात वाला पद लेना है। तो यदि अपन ध्यान से देखें तो 3 तीनों में आ रहा है, और 3 की सबसे छोटी घात वाला पद है 3। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर घात 2 आ रही है, तो सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। मतलब एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात वाला पद लेना है। 3 तीनों में आ रहा है, तो सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है, एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 को नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले जो गुणनखंड तीनों में आ रहा है उसकी सबसे बड़ी घात वाला पद लेना है। 3 तीनों में आ रहा है, 3 की बड़ी घात 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन 2 को देखें तो 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, 2 की बड़ी घात 2 का क्यूब, और ये इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 इंटू 5, इनको गुणा करेंगे तो 5 8 40, 40 इंटू 9 360, तो अपना एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन गुणनखंड है उसकी छोटी घात वाला पद लेना है। एलसीएम में पहले जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात, फिर जो गुणनखंड बच रहे हैं उनको लेना है, ठीक है। ये वाला सवाल भी अपना हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन, cos 50 डिग्री डॉट कोसेक 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। cos 50 डिग्री कोसेक 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये cos 50 है, इसको अपन 90 - 40 भी लिख सकते हैं, इंटू कोसेक 40। 50 को अपन 90 - 40 भी लिख सकते हैं। फिर cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 - 40 sin 40 हो जाएगा, और ये कोसेक 40। उसके बाद sin थीटा 1 कोसेक थीटा होता है, तो sin 40 1 कोसेक 40 हो जाएगा, और ये इंटू कोसेक 40। कोसेक 40 से कोसेक 40 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 1। इस टाइप का सवाल भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 5th वाला सवाल, एक समतल जमीन पर एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, छात्र की छाया की लंबाई
1 मीटर है। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल अपने 8वीं प्रश्नावली का है, ऊंचाई और दूरी। तो इस प्रकार के सवालों में अपने को समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये 1.5 मीटर लंबा छात्र है, इसकी छाया की लंबाई 1 मीटर हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज बन गया। उसके बाद एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो अपने को मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसको भी मिला देंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में अपने को समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर, मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर, अपने को मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, इनको नाम दे दो। एक का नाम एबीसी, एक का नाम पीक्यूआर। ये अपना कोण हो जाएगा, इसको थीटा मान लो। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार किसमें आता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब 1.5 बटा 1। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना है। उसके बाद समकोण त्रिभुज PQR में देखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 1 बटा 5 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से tan थीटा का मान 2 में रख देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से h बटा 5 बराबर 1.5 हो जाएगा। h बराबर 1.5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा अपना 7.5। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 7.5 मीटर। ओके, पहले अपने को समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे, लंब बटा आधार 1.5 बटा 1 आ जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज PQR में tan थीटा लगाएंगे, h बटा 5 आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से tan थीटा का मान 2 में रख देना है, तो फिर मीनार की ऊंचाई h आ जाएगी। पंकज जी नेक्स्ट छठा सवाल। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ
बिंदु पर क्या होगा? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर ये वाली रेखा होगी। मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोणों का समद्विभाजक होगा। प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्मित कोणों का समद्विभाजक होगा। प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्मित कोणों का समद्विभाजक होगा। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्मित कोण का समद्विभाजक होगा। ओके, 7 वाला तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तो इसका आंसर 1 होगा। तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है। उसके बाद 8वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कुल परिणाम 6 होंगे। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अपने को विषम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इनमें विषम अंक कितने हैं? 3 है, 1, 3 और 5। तो विषम अंक कितने हो गए? 3, 1, 3 और 5। मतलब अपने पास कुल संभावित परिणाम 6 और घटना के अनुकूल परिणाम 3 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम 3, कुल संभावित परिणाम 6। 3 से 6 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यदि सम अंक आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 ही आएगा।
नेक्स्ट सवाल सिंपल है, सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है? सभी वाहनों को पीयूसी इसलिए दिया जाता है ताकि अपन ये पता लगा सके कि उनके द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है, मानक स्तर का है या नहीं। यदि वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण मानक स्तर से अधिक है तो वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो सभी वाहनों को पीयूसी इसलिए दिया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है, मानक स्तर से कम है या मानक स्तर से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर व अवरोध दूरी 1 मीटर है। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर व अवरोध दूरी 1 मीटर हो। तो रुकने की दूरी ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। प्रतिक्रिया दूरी कितनी है अपनी 2 मीटर, अवरोध दूरी 1 मीटर, तो 2 और 1 3 मीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल है। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर व अवरोध दूरी 1 मीटर हो। तो रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर, अवरोध दूरी 1 मीटर, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 मीटर। स्टार्ट। नेक्स्ट, द्वंद्व योग विधि से उत्तर 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि से उत्तर 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उत्तर 25 का वर्गमूल निकालना है तो सिंपल है, अपने को दो दो के जोड़े बनाना है। उसके बाद इसके 3 खंड करना है। फर्स्ट वाला जोड़ा पहले वाले खंड में, बाकी जोड़े बाहर। उसके बाद अपने को ये देखना है कि उत्तर के पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ रही है। उत्तर के पास पूर्ण वर्ग संख्या 64 आ जाएगी। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 1 4 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 36 49 64 81 100। तो उत्तर के पास कौन सी आ रही है, 72 के बराबर है, 72 से कम 64। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8। उसके बाद अपने को भाजक निकालना है। तो भाजक कैसे निकालेंगे, 8 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 72 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या 64 है, 64 का वर्गमूल 8 है, 8 यहाँ पर लिखेंगे। 72 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 72 में से 64 जाएंगे तो 8 बचेंगे। शेष पद को
यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नया भाज्य कितना है अपने पास 82 अब इस 82 में अपने को 16 से भाग देना है। 16 का 82 में भाग देंगे तो 16 बचे 80, 5 बार जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, 2 को ऊपर लिखेंगे। फिर नया भाज्य कितना है अपने पास 25। जैसे कि अपने को पता है कि यदि 2 जोड़े बन रहे हैं ना तो वर्गमूल में 2 अंक ही आएंगे। 2 अंक आ गए अपने पास, मतलब आंसर आ गया अपने पास। तो आंसर आने के बाद अपने को अंतिम शेषफल निकालना है। तो अंतिम शेषफल कैसे निकालेंगे? अंतिम शेषफल बराबर नया भाज्य 25 माइनस इस 5 का बंद योग। 5 का बंद योग क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, फिर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो अपना आंसर आएगा वर्गमूल 8,5,85। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले अपने को जो भी संख्या दे रखी है पीछे से 2 के जोड़े बनाना है। फिर अपने को 3 खंड करना है। फर्स्ट वाला जोड़ा पहले खंड में, बाकी जोड़े बाद वाले खंड में। अब फर्स्ट जोड़ा कितना है 72। अपने को देखना है कि 72 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 72 या 72 से छोटी लेना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे। जब भाजक निकालना है तो यहाँ पर जो भी अंक आ रहा है उसका 2 से गुणा करना है। तो 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे। फिर अपने को शेषफल निकालना है। 72 में से 64 गए तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। नया भाज्य आ जाएगा 8 और 2 82। फिर भाजक से भाग देना है। तो 82 में 16 का भाग देंगे तो 16 बचे 80। भागफल यहाँ आएगा। फिर 82 में से 80 जाएंगे तो 2 बचेंगे। नया भाज्य 25 आ गया। मैंने बोला है कि यदि 2 जोड़े बन रहे हैं तो आंसर में 2 अंक ही आएंगे, वर्गमूल में 2 अंक ही आएंगे। तो अब अपने को अंतिम शेषफल निकालना है। अंतिम शेषफल नया भाज्य 25 माइनस इस 5 का बंद योग। 5 का बंद योग मतलब 5 का स्क्वायर। 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 85। उसके बाद अगला सवाल, यदि संख्या 408 तथा 1032 यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक मास, इसको अपन एचसीएफ भी बोलते हैं। यदि संख्या 408 तथा 1032 के मास एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5। यदि संख्या 408 तथा 1032 के मास एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 408 तथा 1032 के मास एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
अपने को पहले 408 और 1032 का मासा एचसीएफ निकालना है। तो मासा अपन यूक्लिड विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 408 और 1032 का मासा यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से मासा कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है और तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अपन 408 का 1032 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 816 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया तो 1, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 116। ओके, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए जो शेषफल बचेगा इससे अपन वापस इस भाजक में भाग देना है। तो 116 का वापस 408 में भाग देंगे अपन। तो 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 6 18, 348। फिर इनको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गए 0, 10 में से 4 गए तो 6, 60 आएगा। 2 816 सॉरी यहाँ पर 216 आएगा। 216 से भाग लगाएंगे ना अपन, एक बार ही जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया तो 1, 192 आएगा। फिर 192 से अपने को 216 में भाग देना है, एक बार ही जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4, 11 में से 2 गए तो 2, 0। फिर 24 बच रहा है, इस 24 का 192 में भाग लगाना है। तो यदि 8 बार देंगे तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 बार चला जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। यूक्लिड विभाजन विधि से अपने को एचसीएफ कैसे निकालना है? पहले छोटी संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है और भाग तब तक देना है जब तक कि अपना शेषफल 0 नहीं आ जाए। जैसे 408 का 1032 में भाग दिया, शेषफल बचा 216, तो अपना शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल से वापस भाजक में भाग लगाना है। फिर 192 आया, फिर 0 नहीं आया तो 192 से वापस 216 में भाग लगाएंगे, वापस 24 आएगा, फिर 0 नहीं आया तो 24 का 192 में भाग लगाएंगे, तब 0 आ गया। शेषफल 0 आने के बाद जो भाजक बचेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ भाजक कितना है? अंतिम भाजक 24, तो एचसीएफ हो जाएगा 24। फिर इसने बोला है कि एचसीएफ को 1032x माइनस 408 into 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एचसीएफ को अपने को इसके बराबर में लिखना है, 1032x माइनस 408 into 5 बराबर 24। 1032x 408 को 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 चौके 20, 2040 बराबर 24। ये माइनस के 2040 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 24 प्लस 2040। 1032x 24 वो 2040 2064 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1032 से 2064 में भाग लगा देंगे, भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो पहले अपने को 408 और 1032 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। फिर एचसीएफ जो भी आएगा
को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के बराबर में रख के हल करेंगे तो अपने x का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म करो आप। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना 30 नंबर वाला। धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाएंगे तो वहां अपने को आयतन निकालना है। जिन वस्तुओं को अपन पिघला रहे हैं उनका आयतन नई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन धातु के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं। तो इन धातु के 3 घनों का आयतन इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन। तो घन का आयतन निकालने का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो पहले वाले घन का आयतन 3 का क्यूब हो जाएगा, दूसरे वाले घन का आयतन 4 का क्यूब, तीसरे वाले घन का आयतन 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इन तीनों को प्लस कर देंगे। 5 और 4 9, 9 7 16 का 6 हासिल है 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल है 1 और 1 2, 216। तो नए घन का आयतन आ गया अपने पास 216 सेमी क्यूब। अपने को नए घन की भुजा निकालनी है तो घन का आयतन निकालने का सूत्र भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 216। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर घनमूल का साइन आएगा जिसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6, तो अपनी भुजा आ जाएगी 6 सेमी। सवाल था अपना धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी अपन किन्हीं 2 या 3 वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तु बनाएंगे तो जो 2 या 3 वस्तु है उनका आयतन नई बनने वाली वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बना रहे हैं तो इन तीनों घनों का आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा। मतलब इन सवालों को करने का यही तरीका है कि जहाँ पर भी पिघलाने की बात आएगी वहां पर अपने को आयतन निकालना है। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो पहले घन का आयतन 3 का क्यूब, दूसरे का 4 का क्यूब, तीसरे का 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125। तीनों को प्लस करेंगे तो 216 सेमी क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, क्यूब हटेगा क्यूब रूट आएगा, 216 का क्यूब रूट 6 सेमी हो जाएगा। तो घन की कोर की लंबाई आ जाएगी अपने 6 सेमी। ओके, नेक्स्ट सवाल। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 नंबर का एक बेलन के आधार की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से कर सकते हैं। आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी, ऊंचाई h बराबर 8 सेमी, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14, ऊंचाई h 8 हो जाएगी। 7 को काटेंगे 14 से 2 बार, 2 × 22 44, 44 × 2 88 हो जाएगा और × 8 कर लेंगे। 8 8 64 का 4 आसान 6, 8 8 64 और 6 70, 704 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। आधार की त्रिज्या 14 सेमी हो जाएगी, ऊंचाई h 8 सेमी हो जाएगी और बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14, h का मान 8। 7 से 14 को काटा 2 बार, इसको गुणा किया तो 704 सेमी स्क्वायर। पंद्रहवां सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसका भी सीधा सा सूत्र है। यदि अपने को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए तो अपन द्विघात बहुपद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -3, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस शून्यकों का गुणनफल 2, x² प्लस 3x प्लस 2। यदि अपने को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जाए तो अपन डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ओके, सीधा सा सवाल है। नेक्स्ट 16 नंबर, समांतर श्रेणी तीन 8 13 253 का अंतिम पद से समांतर श्रेणी 3 8 13 253 का अंतिम पद से
विश्वपद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से विश्वपद ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद पूछता है अपन से, तो अपने को सूत्र लगाना है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3, समांतर b बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8 माइनस 3 बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 253। अपने को विश्वपद निकालना है, तो समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद अंत से nवां पद निकालने का सूत्र है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। a n का मान 20, क्योंकि विश्वपद निकालना है। l कितना अंतिम पद 253 माइनस n मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, विश्वपद ज्ञात करना है। n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी सार्वंतर 5, 253 माइनस 20 में से 1 गया तो 19, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 95 हो जाएगा। 253 माइनस 95, 13 में से 5 गए तो 8, उसके बाद 14 में से 9 गए तो 5, 158। तो समांतर श्रेणी का अंत से विश्वपद हो जाएगा 158। तो यदि अपने को अंतिम पद से कोई भी पद पूछे तो अपने को सूत्र लगाना है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट 18वां, किसी मीनार के थोड़ा नीचे देखो। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट AB।
किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ab है। एक मीनार है, उसके आधार से ए दूरी पर बिंदु सी स्थित है और बी दूरी पर बिंदु डी स्थित है। ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। मीनार मान लो ए बी। मीनार ए बी के आधार से ए दूरी पर बिंदु सी स्थित है और बी दूरी पर बिंदु डी स्थित है। ठीक है। और मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। बिंदु सी व डी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। एक कौन सा भी थीटा मान लेंगे, एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसने बोला है मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर स्थित सी व डी बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। एक थीटा हो गया, एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अपने को मीनार की ऊंचाई निकालनी है और बताना है कि मीनार की ऊंचाई √ab है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABD और ABC। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाएंगे, लंब बटा आधा आ जाएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा b। tan 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा बराबर h बटा b। समीकरण नंबर 1। फिर समकोण त्रिभुज ABC में इसमें tan थीटा लगाएंगे, वापस लंब बटा आधा h बटा a आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का 2 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर h बटा b इंटू h बटा a। मेरे को पता है cos थीटा 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर h इंटू h स्क्वायर और b इंटू a ab। tan से tan कट जाएगा, h स्क्वायर बटा ab बराबर 1, h स्क्वायर बराबर ab। मीनार की ऊंचाई h बराबर √ab आ जाएगी। ये सिद्ध हो गया।